गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आप चैप्टर रीड कर रहे थे जलवायु। ठीक है, जलवायु के हम 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हम 4th पार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्या क्रियाविधि होती है। जब गर्मी का मौसम आता है तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि किस तरीके से मतलब जो हमारी पवनें हैं, जो हमारा वायु दाब है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर कम, कितना किस तरीके से होता है, ये सब कुछ आज हम यहाँ पर इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, धरातलीय वायु दाब तथा पवनें। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में होता है, मतलब जब गर्मी का मौसम शुरू होता है हमारे यहाँ पर, तो जो सन है वो कौन से हेमिस्फीयर में होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण होता है। देखिए यहाँ पर ये क्या कहता है कि यहाँ हम देखें तो जो निम्न तथा उच्च दोनों ही जो स्तर हैं, वायु परिसंचरण मतलब वायु का जो सर्कुलेशन है, तो उसमें क्या होता है? उत्क्रमण होता है। मतलब उत्क्रमण का मतलब यहाँ पर क्या है? ऊपर जाना या उन्नति होना होता है। तो देखिए, जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायु दाब पेटी, जिसे अति उष्ण कटिबंधीय अभिसरण अक्षीतर कहा जाता है। जुलाई की मिड की बात करूं तो धरातल के जो निम्न वायु दाब पेटी है, निम्न वायु दाब पेटी, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है यहाँ पर? अति उष्ण कटिबंधीय अभिसरण। ठीक है, और इसे आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? ITCZ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। देखिए, जो निम्न वायु दाब पेटी है, जिसे मैं ITCZ बोलूँ, ठीक है, तो यह है हमारी मतलब हिमालय की तरफ खिसकती है यह वाली पेटी। और कब, कितने डिग्री पर? 20 से लेकर 25 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वहाँ पर स्थित हो जाती है। देखिए, निम्न वायु दाब पेटी कहाँ गई हैं हमारी? यहाँ पर ये गई हैं हमारी हिमालय की तरफ गई हैं। और 20 से 25 रीजन आप जानते हैं, 20 डिग्री हमारा नियर अप्रोक्स ये कहाँ है? महाराष्ट्र गुजरात का कुछ एरिया। और 25 डिग्री देखिए, यहीं से एक पैरेलल लाइन, एक अक्षांश रेखा खींच दीजिए, और 25 डिग्री दैट मीन्स हरियाणा पंजाब की जो भी पैरेलल जो एरियाज हैं उनकी बात की गई है यहाँ पर। इस समय तक जो पश्चिमी जेट प्रवाह है भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। जो पश्चिमी जेट प्रवाह कौन सा है हमारा? जो हमारा मतलब समुद्र तल से पश्चिम की ओर गुजरात की तरफ से आया है, वह जो है वह लौट चुका होता है। वास्तव में मौसम विज्ञानियों ने पाया है कि जो हमारी भूमध्य रेखीय द्रोणी है, ठीक है, जिसे हम ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिमी जेट प्रवाह की भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच का एक अंतर संबंध है। प्राय ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच कार्य कारण का संबंध है। ITCZ निम्न वायु दाब का अक्षीतर होने के कारण। देखिए, ITCZ बोला ही किसे जाता है? जहाँ पर निम्न वायु दाब होता है। ठीक है, तो निम्न वायु दाब अक्षीतर होने के कारण विभिन्न दिशाओं में पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह क्या करता है? निम्न अक्षीतर है, निम्न वायु दाब अक्षीतर है, तो ये विभिन्न प्रकार की जो पवनें हैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। दक्षिणी गोलार्ध में यदि मैं बात करूं तो उष्ण कटिबंधीय समुद्रिक वायु सहती जिसे MT बोला गया है, विषुवत जो वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। और यही जो है वह क्या कहलाती है? आदर वायु धारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाती हैं। जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संरचना की बात करते हैं। तो देखिए, वायु दाब एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल की निम्न स्तर पर ही पाया जाता है। यदि मैं यहाँ पर वायु दाब की बात करूँ और पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप की बात करूँ तो ये कहाँ मिलता है? क्षोभ मंडल का जो नीचे वाला हिस्सा है वहीं पर मिलता है। जून में प्रायद्वीप कि दक्षिण भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह जो है वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यहाँ पर मैं जून की बात करूँ तो यहाँ पर जो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसका भी दक्षिण भाग पर पूर्वी जो जेट प्रवाह है उसकी स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति आवर है। यह जेट प्रवाह जो है वह अगस्त में 15 डिग्री अक्षांश पर होता है और सितंबर में यह 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह जो है वह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से परे नहीं है। ठीक है, पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए,
पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। जो पूर्वी जो जेट प्रवाह होगा, ठीक है, अभी हमने पश्चिमी जेट प्रवाह देख लिया है, अब हम देखेंगे पूर्वी। पूर्वी मतलब जो हमारा ईस्टर्न रीजन है, जो हमारा बे ऑफ बंगाल का रीजन है, तो वहाँ पर जो ये मतलब जेट प्रवाह है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। आपको पता है यहाँ का जो रीजन है उड़ीसा, उड़ीसा में आपने साइक्लोन्स वगैरह के बारे में काफ़ी टाइम सुना होगा। तो यहाँ पर साइक्लोन्स वगैरह जो आते हैं वह पूर्वी जेट प्रवाह की वजह से आते हैं। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जो वर्षा का वितरण है, ठीक है, तो जो ये साइक्लोन्स आते हैं, तो इसी की वजह से यहाँ पर बरसात होती है। इन चक्रवातों के मार्ग में भारत सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह एक लंबे दौर से भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। अब देखिए भारतीय मानसून की प्रकृति देख लेते हैं। मानसून पर सुपरिचित जलवायुवे घटक हैं, परंतु उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। सदियों से होते आ रहे प्रक्षेपणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है। आज तक भी क्लियर नहीं हो पाई है इसकी प्रकृति, लेकिन मानसून की सही प्रकृति व उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए हैं, किंतु अब तक कोई भी सिद्धांत इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया है, पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाया है। पिछले कुछ दिनों में इसका तोड़ तब सामने आया जब मानसून का अध्ययन अक्षेत्रीय स्तर की बजाय भूमंडलीय स्तर पर किया गया है। दक्षिणी एशियाई अक्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। इसके कुछ विशेष पक्ष इस प्रकार हैं। पहली चीज़ क्या है, मानसून का आरंभ तथा उसका स्थल की ओर बहना। मानसून का आरंभ किस तरीके से है और फिर वह स्थल की, देखिए समुद्रों से उठकर वह स्थल की ओर बहती है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्षा लाने वाले जैसे तंत्र हैं, जैसे चक्रवात का मैंने आपको बताया था, जो पूर्वी जो हमारे साइक्लोन्स आते हैं, उन साइक्लोन्स की वजह से यहाँ पर बरसात होती है, तो उनके बारे में इसने बोला है। मानसूनी वर्षा की जो आवृत्ति है और वितरण के बीच में संबंध और मानसून में विच्छेद, ये सब कुछ यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखिए उसके बाद मानसून का आरंभ कैसे होता है, 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, तीनों के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे। 19वीं सदी के अंत में यह व्याख्या की गई। देखिए आपको एक बार मैं मानसून का मैप दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं, ये देखिए, ये आपको दिखा रखा है पूर्वी जेट प्रवाह, जिसकी वजह से साइक्लोन्स आते हैं और बरसात होती है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर देखिए जो मानसून है, मानसून की स्थिति बता रखी है। मानसून की स्थिति कौन से वाली बता रखी है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसके आगमन की जो सामान्य तिथियाँ हैं कि कौन सी तिथि पर यह है, मतलब जो मानसून है दक्षिण पश्चिमी कहाँ पर होगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर बात करती हूँ, ये है 15 जुलाई का रीजन, ठीक है। 15 जुलाई पर इसकी स्थिति यहाँ होगी। देन आफ्टर की बात करूँ तो वो 1 जुलाई की स्थिति ये दिखा रखी है आपको। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो 15 जून का एरिया है, 15 जून का हमारा मतलब एक तरीके से जो हमारा गंगा के जो प्लेन्स हैं वहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि अहमदाबाद, लखनऊ सिटी, मतलब ये कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करते हुए जा रही है, गुजरात है, एमपी है और यूपी है, ठीक है। देन आफ्टर हम 10 जून की बात करें तो देखिए एक बार नीचे से देख लेते हैं, क्योंकि नीचे 1 जून से फिर हम जाएंगे सिक्वेंस में 5 जून से हम यहाँ पर जाएंगे 10 जून, और यही स्थिति यहाँ पर है 1 जून पे जो हमारी कहाँ पर है, साउथ में है, ठीक है। तो वहीं जो स्थिति है यहाँ पर हमारे ईस्टर्न रीजन में है 1 जून पे, और फिर उसके बाद जो 5 जून पर यहाँ पर है वो 5 जून यहाँ पर है, ठीक है। और 10 जून ने ऑलमोस्ट ये एरिया कम्प्लीटली कवर कर लिया है। तो यहाँ हम देखेंगे 1 जून को ये हमारे कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करती है, ये है हमारे इधर हमारा ये केरला स्टेट है और इधर हमारा तमिलनाडु स्टेट है। तो 1 जून की हमारी ये स्थिति है। 5 जून की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरा केरला, महाराष्ट्र, ये कुछ आंध्र प्रदेश का एरिया है, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पर देखिए 10 जून को जो एरिया है वह महाराष्ट्र को क्रॉस करते हुए, महाराष्ट्र में मुंबई सिटी, इट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को क्रॉस करते हुए यहाँ पर ये रीजन आ जाएगा कुछ तेलंगाना का। देन आफ्टर यहाँ पर किसका है, छत्तीसगढ़ का रीजन है। छत्तीसगढ़ को क्रॉस करते हुए उड़ीसा, उड़ीसा से ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से झारखंड एंड बिहार को क्रॉस करते हुए नेपाल में एंटर करती है, ठीक है। और यहाँ के रीजन की यदि मैं बात करूँ तो ये हमारा बांग्लादेश रीजन को करते हुए कुछ परसेंट हमारा ये किसका रीजन है, वेस्ट बंगाल का रीजन है। तो वेस्ट बंगाल को क्रॉस करते हुए जाती है 5 जून को, और 1 जून
की यदि मैं बात करूँ तो ये हमारा त्रिपुरा और ये हमारा मिज़ोरम जो रीजन है इसको क्रॉस करते हुए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे मानसून का प्रारंभ। 19वीं सदी के अंत में यह व्याख्या की गई कि गर्मी के महीनों में स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। देखिए 19वीं सदी में यह व्याख्या की गई थी कि जब भी गर्मी के महीने आएंगे तो वहाँ पर जो स्थल और जो समुंदर है, ठीक है, स्थल जिस पर हम रहते हैं, समुद्री पानी वाला जो एरिया है, विभेदी तापमान अलग अलग टेम्परेचर की वजह से ये मानसून पवनें जो हैं वे उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए एक मंच तैयार करती हैं। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, कर्क रेखा कहाँ से गई हुई है, 23.5 डिग्री से गई हुई है, और भारत के कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करती है, सबसे पहले गुजरात, देन आफ्टर राजस्थान, फिर उसके बाद कौन से स्टेट को, एमपी को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, वेस्ट बंगाल को, एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम और बांग्लादेश, इट इज़ अवर नेबर कंट्री, इसको भी क्रॉस करते हुए ट्रॉपिक ऑफ ये जो कैंसर है वो क्रॉस जाते हैं, कर्क रेखा यहाँ से जाती है। ठीक है, तो इस समय पे जब अप्रैल और मई के महीने आते हैं तो इन दिनों में सूर्य जो है वह लंबवत होता है कर्क रेखा के, तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड जो है वह अत्यधिक गर्म हो जाता है। हिंद महासागर, इंडिया के लोकेशन की बात करूँ तो इंडिया के साउदर्न रीजन में हिंद महासागर है। ठीक है, तो वहाँ पर हम बात करें तो जो उसका भूखंड जो क्षेत्र है वह काफ़ी है और वह काफ़ी गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। उत्तर पश्चिमी जो हमारा रीजन है वहाँ पर एक गहन, ठीक है, और दूसरा मतलब न्यून दाब, ठीक है, जिसका प्रेशर क्या है, काफ़ी कम है, वो क्षेत्र विकसित हो जाता है क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होता है। आपको पता है पानी जो है वह धीरे धीरे गर्म होता है और निम्न वायुदाब केंद्र जो है विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है। देखिए जो हमारा निम्न वायुदाब क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी जो मैंने आपको रीजन बताया था वो निम्न वायुदाब ही था, तो वो विषुवत रेखा के जो उस पार से जो दक्षिण पूर्वी जो पवनें होती हैं उन्हें वह आकर्षित कर लेता है। इन दिशाओं में अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो जाता है और इस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों को दक्षिणी पूर्वी सनमार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। देखिए जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो पवनें थी वो किस तरफ आकर्षित हुई हैं, उत्तर पश्चिम की तरफ आकर्षित हुई हैं। क्यों हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एरिया है जो वो कैसा है, निम्न वायुदाब है। ठीक है, तो इन्हें हम किस रूप में देख सकते हैं, दक्षिणी पूर्वी सनमार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देख सकते हैं जो भूमध्य रेखा को पार करके, भूमध्य रेखा 0 डिग्री जिसे इक्वेटर भी बोलते हैं, पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित होती हैं, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आती हैं और ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में पार करती हैं। देखिए कहाँ से कहाँ तक ये पार करती हैं। पहली बात देशांतर रेखाएं जो हमारे खड़े वाली रेखाएं हैं वो 40 से 60 डिग्री, ठीक है, आपको इंडिया की लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, 60 डिग्री हमारे कहाँ है, 67 समथिंग, मतलब इंडिया की लोकेशन स्टार्ट होती है ईस्टर्न टू ईस्टर्न रीजन और 96 के अप्रोक्स है। तो ये जो रेखाएं हैं वो कहाँ होती हैं, 40 से 40 डिग्री पूर्वी और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करते हैं। अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से होती हैं, क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकते हुए दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह जो है वह विकसित होती हैं। इसी पूर्वी जो जेट प्रवाह होता है उसे मानसून के प्रस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, जो मानसून आती है, मानसून की जो शुरुआत होती है उसके लिए इसी चीज़ को रीज़न माना जाता है, मानसून का जो प्रस्फोट है उसके लिए रीज़न माना जाता है। मानसून का भारत में प्रवेश, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वह केरल पर तट पर 1 जून को पहुंचता है। ये मैंने आपको क्लियर किया था इस मैप में कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वह केरल तट पर कब आता है, 1 जून को आता है। ठीक है,
और शीघ्र ही 10 से 13 जून के बीच ये जो आदर पवनें आती हैं मुंबई कोलकाता तक पहुंच जाती हैं। ये मैंने आपको बताया था। इसने बोला 10 से 15 जून के बीच में, तो देखिए 10 जून से 15 जून के मुंबई से कोलकाता के बीच में ये है पहुंच जाते हैं। ये मध्य जुलाई तथा संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना।